नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक तो सहायक शिक्षक के 33,000 पद जो आ सकते हैं, इसके अलावा एडीओ का भी जो है वैकेंसी कभी भी आ सकता है, हो सके तो आचार संहिता के पहले या आचार संहिता के बाद में। तो इन दोनों परीक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट जो है से प्रश्न पूछे जाते हैं। एडीओ में जहां 30 नंबर के पूछे जाते हैं, वहीं सहायक शिक्षक में वर्ग 3 और वर्ग 2 में लगभग जो है 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये हिंदी का मैं एमसीक्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है देखिए टेट के एग्ज़ाम में जो पुराने हुए हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पीएससी प्रीलिम्स में, व्यापम में भी पूछे गए हैं। पीएससी प्रीलिम्स में भी दोस्तों अब आप अभी से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। तो पीएससी प्रीलिम्स में नवंबर में जिसकी नोटिफिकेशन आती है, और सेकंड पेपर में आपको पता होगा कि लगभग जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 40 प्रश्नों में हिंदी और छत्तीसगढ़ी कंबाइंड रहता है। तो पीएससी प्रीलिम्स की बात करें या एडीओ की बात करें या व्यापम के अधिकतर एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी सिलेबस में शामिल होते हैं, या टीचर की बात करें, सभी में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जैसा कि अभी आप वर्तमान परीक्षा का प्रारूप देख रहे हैं, उससे आपको अपने को अलग स्तर में तैयार रखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? व्यापम टेट 2016 का प्रश्न है। तो देखिए, मानकीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मानकीकरण, तो देखिए शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए हिंदी भाषा के शब्दों का मानकीकरण किया जाता है, और मानकीकरण करने वाली जो संस्था है उसे कहा जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो देखिए, हिंदी भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि भाषा में एकरूपता लाई जाए। जैसे मैं कहूँगा, दो शब्द है देखिए, एक तो है गई और एक शब्द है गई। दोनों के अर्थ सेम है, दोनों कहीं भी जो है अलग नहीं है, दोनों के ठीक है मीनिंग एक समान है। लेकिन इन दोनों में एक शब्द को अगर चुनने के लिए कहा जाए तो ये जो गई शब्द है ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये किसके द्वारा आप निर्धारित किया जाता है दोस्तों? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए ही भाषा में निहित शब्दों का मानकीकरण किया जाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विभाषा किसे कहते हैं? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न। तो देखिए, विभाषा कहने का मतलब, सबसे पहले तो देखिए हम पढ़ते हैं बोली के बारे में, बोली के बाद में विभाषा के बारे में, विभाषा के बाद में उपभाषा के बारे में, उपभाषा के बाद में मानक भाषा, उपभाषा के बाद में भाषा के बारे में, और भाषा के बाद दोस्तों मानक भाषा। ये भाषा का विकास क्रम है। अगर प्रश्न आएगा तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसका है दोस्तों? इनके क्षेत्र का है। जब किसी बोली का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। और विभाषा का विस्तार और होने चालू हो जाता है, ठीक है, और बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है, तब उपभाषा बन जाती है। और उसके बाद और ज़्यादा विस्तार होने पर वह क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। जैसे हिंदी वर्तमान में हमारी भाषा है, लेकिन हिंदी पहले जिस बोली से उसका विकास हुआ है उसे कहते हैं दोस्तों खड़ी बोली। क्या कहते हैं? खड़ी बोली। तो देखिए, विभाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। तो विभाषा और बोली में कोई खास अंतर नहीं है, क्षेत्र का ही अंतर है बोली और विभाषा में,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर होगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो देखिए, हिंदी भाषा जो हम वर्तमान में, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, इसका विकास बोली से ही हुआ है। ठीक है, और किस बोली से हुआ है बोलेंगे तो खड़ी बोली से हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास क्रम अगर आप देखें तो प्राचीन समय में हिंदी भाषा अस्तित्व में नहीं थी। सबसे प्राचीन जो भाषा थी, जिसको वैदिक भाषा, धार्मिक भाषा कहते हैं, वह कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत, जो वैदिक काल की भाषा थी। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। लेकिन लिपि कौन सी थी दोस्तों? याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, संस्कृत भाषा के बाद में अगली जो भाषा आई, इसे कहेंगे पाली भाषा। ठीक है, जिसमें आपका महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य हैं, महात्मा बुद्ध ने जो अपने, ठीक है, उपदेशों का संकलन करवाया, ठीक है, जिसको हम पिटक कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, उसकी जो भाषा थी कौन सी थी? पाली थी। पाली के बाद में अगली भाषा जो थी वो कौन सी थी? प्राकृत थी। प्राकृत भाषा के बाद में कोई नई भाषा नहीं बनी, प्राकृत भाषा को ही, ठीक है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद में, अपभ्रंश भाषा को भी बिगाड़ कर जब प्रस्तुत किया गया तब इसे कहते हैं अवहट्ट भाषा। अवहट्ट, अपभ्रंश का भी अपभ्रंश। और अवहट्ट के बाद में दोस्तों फिर हिंदी और हिंदीतर भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको देखिए, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है। और कई बार जो है एग्जाम में प्रश्न आया है। व्यापम 2022 अभी का प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने बताया था संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में हिंदी। तो आपका आंसर होगा थर्ड का ए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई है? तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत, याद रखिएगा दोस्तों, 2004 से की गई थी। कब से? 2004 से। व्यापम 2017 का प्रश्न। और सबसे पहले इसमें जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वह थी तमिल। तमिल को 2004 में। कुल अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें दोस्तों तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6। तो तमिल है, तमिल, उसके बाद में आपका तेलुगु है, तेलुगु, मलयालम, मलयालम, कन्नड़, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा है आपका उड़िया। ठीक है, और छठवां हो गया संस्कृत। तो देखिए, तमिल को 2004 में, तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत को 2005 में, ठीक है, संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये सब भी किस कैटेगरी की भाषा हैं? ये सभी शास्त्रीय भाषा हैं, शास्त्रीय, ठीक है, भाषा है। तो इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये सभी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल है, आपको याद में रखना है। तो एक तो ये प्रश्न पूछा है। अब इसी को दूसरे प्रारूप में किस प्रकार से पूछा जा सकता है? इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इसके लिए भी आपको तैयार रखना है। तो साउथ रीजन की जो भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सभी साउथ रीजन द्रविड़ परिवार की भाषा है। उड़िया और संस्कृत को आपको याद में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो कौन सी थी दोस्तों? तमिल थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? अब देखिए, पिछले साल ही आया 2023 का प्रश्न।
तो ऐसे बात करें तो विश्व स्तर पर पूरे जो हैं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कुल जो है 13 भाषा परिवार हैं। 13 भाषा परिवार में भारत में जो लोग पाए जाते हैं ये 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। पहला है आपका भारोपीय भाषा परिवार जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है आपका चीनी भाषा परिवार और चौथा है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार के लोग भारत में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लगभग 77% लोग इसी भाषा परिवार के अंतर्गत पाए जाते हैं और सबसे कम कहेंगे, सबसे कम चीनी भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं। तो देखिए हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है। तो देखिए भारोपी भाषा परिवार से ही यहाँ से ही बनी है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद में वही बताया आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, उसके बाद में अवहट और उसके बाद में हिंदी। तो ये जो हिंदी है ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत है दोस्तों? भारोपीय भाषा परिवार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार को ही आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय भाषा परिवार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां का आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? CGPSC प्रीलिम्स 2023 पिछले साल का ही प्रश्न है, देखिए। ठीक है, तो देखिए पूर्वी हिंदी कहने का मतलब क्या है? हिंदी जो भाषा है इसकी 5 उपभाषाएं हैं। पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तीसरा है आपका राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। चौथा है आपका बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और 5वां है दोस्तों पहाड़ी हिंदी। देखिए हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में होता है और ये 5 जो हिंदियां हैं हिंदी की, ये क्या हैं? उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं जो भारत के 9 राज्यों में, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यहाँ पर बोली जाती है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पूर्वी हिंदी, राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थानी हिंदी, बिहार में बिहारी हिंदी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी हिंदी। इसी जो है आपका पूर्वी हिंदी से ही ये इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक आती है छत्तीसगढ़ी, एक आती है अवध के क्षेत्र में अवधी, ठीक है, और एक आती है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी बोली की सहोदरा कहा जाता है। मेंस में भी आता है दोस्तों ये प्रश्न, पूर्वी हिंदी के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियाँ कौन कौन सी शामिल हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो 6वां का आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। व्यापम 2023 का प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में देखिए वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जैसे अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं जिसकी संख्या 26 है, इसी 26 को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? 52। तो 52 हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52 है, याद रखिएगा। 26 का डबल कर देना है, अंग्रेजी से हम जस्ट डबल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 7वां का आंसर होगा बी, 52। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में
स्वरों की कुल संख्या है, व्यापम पटवारी 2022 का प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में देखिए वर्णों को दो भागों में पढ़ते हैं, पहला आपका स्वर है और दूसरा आपका व्यंजन है। ठीक है, तो जहाँ स्वरों की संख्या दोस्तों 11 है, याद रखिएगा। ठीक है, अब किसी किसी बुक में 10 दिया रहता है, किसी किसी बुक में 13 दिया रहता है, ये दोनों बातें गलत है। आपको याद रखना है स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33। 11 का ही गुणज है, 11 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 33। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण कितने हैं, 11, व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33। और इस प्रकार से अगर बोला जाए कि कुल मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण बोला जाए, मूल वर्ण, कुल वर्ण कहेंगे तो अलग हो जाएगा, मूल वर्ण कहेंगे तो 44, याद रखिएगा। ठीक है, कुल वर्ण कहेंगे तो, कुल वर्ण कहेंगे तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा, कितना होगा, 52। ये 52 कुल वर्ण है और 44 क्या है, मूल वर्ण है। ठीक है, इन्हीं को मॉडिफाई करके फिर और कुछ कुछ वर्ण बनाए गए। ठीक है, तो 44 और 8 प्लस 8 जोड़ देंगे, 8 अन्य वर्ण जोड़ा गया, तब हो गया कितना, 52। लेकिन मूल रूप से कितने हैं, 44 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर सी, 11, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, देखिए 2 बार आया है, व्यापम 2017 में और विद्युत विभाग CSPSCL 2019 में प्रश्न आया है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या मैंने बताया था 11 का गुणज है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 11 याद रहेगा तो 33 भी याद रहेगा। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यापम 2013 का प्रश्न और 2018 का प्रश्न। तो वर्णमाला, अब देखिए माला क्या होता है, कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, वर्णों का संग्रह। लेकिन यहाँ पर वर्णों का किस प्रकार का संग्रह, क्रमबद्ध। कैसा पढ़ते हैं हम, क्रमबद्ध, सिर्फ संग्रह नहीं होता, क्रमबद्ध संग्रह होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्था निर्धारित है जहाँ पर हम स्वर वर्णों को पहले पढ़ते हैं और व्यंजन वर्णों को बाद में पढ़ते हैं। बच्चे जब स्कूल सीखने जाते हैं वर्णमाला, तो सबसे पहले उनको इन्हीं स्वर वर्णों को सिखाया जाता है और उसके बाद व्यंजन वर्णों को सिखाया जाता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण की कल्पना बिना स्वर वर्णों को संभव नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, सिर्फ वर्णों का संग्रह इसका आंसर नहीं होगा, वर्णों का क्रमबद्ध संग्रह या व्यवस्थित संग्रह इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से 10वां का आंसर होगा डी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनमिति, ये एक कोटेशन है। ठीक है, इसको किसने कहा था, ये प्रश्न आए हैं स्वर के बारे में। ठीक है, परिभाषा दी गई थी और ये किसके द्वारा दी गई थी, तो व्यापम 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो, ठीक है, परिभाषा देने वाले हैं, इनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है, पतंजलि, इसको याद रखना है। तो कुछ कुछ कोटेशन जो दिया गया रहता है, वहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आता है, चाहे वो स्वर के बारे में हो, चाहे वो व्यंजन के बारे में हो, चाहे वो रस, छंद, अलंकार। ठीक है, कभी कभी व्यापम यहाँ से भी प्रश्न उठाता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो देखिए, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनमिति, इसके कहने का मतलब क्या है कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण इन्हीं स्वर वर्णों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण इन्हीं स्वर वर्ण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये इसके जो, ठीक है, परिभाषा देने वाले हैं, इनका नाम है पतंजलि। ठीक है, चलिए 11 का सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, ठीक है, स्वर के बारे में परिभाषा को डायरेक्ट पूछा है, व्यापम 2018 का प्रश्न। तो देखिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो देखिए, स्वर वर्ण, स्वर के बारे में बात करें और इधर व्यंजन के बारे में बात करें। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण के बारे में बात करें तो स्वर वर्ण कैसे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं, एक लाइन में अगर आंसर कहें तो। और व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, परतंत्र होते हैं। ठीक, स्वर वर्ण के समय,
ठीक है, हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होता और इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तीसरा अगर बात करें, ठीक है, तो स्वर वर्ण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्णों के बिना इसका प्रयोग नहीं किया जाता। स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में मुख्य रूप से अंतर है। तो हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है तब उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जब किसी प्रकार के बाधा युक्त निकलती है तब उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है, व्यापम 2023 का प्रश्न। तो दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा दोस्तों? संयुक्त स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब ये होता है कंबाइन। कंबाइन कहने का मतलब दो वर्णों का मेल और दो स्वरों का मेल। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से संयुक्त स्वर के अंतर्गत देखिए, जैसे एक आता, चार वर्ण आते हैं, याद रखिएगा। कितने वर्ण आते हैं? चार वर्ण। पहला जो है ए, दूसरा ऐ, तीसरा ओ और चौथा औ। दो स्वर वर्णों के मेल से इन चार वर्णों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन चार वर्णों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो जैसे ए का निर्माण अ और ई से हुआ है, ठीक। ऐ का निर्माण अ या आ का मेल ए या ऐ से हुआ, तब हुआ है। ओ का अ और ऊ से, और औ का अ या आ का मेल ओ या औ से होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों कि इन वर्णों का निर्माण दो स्वर वर्णों के मेल से हुआ है, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न आएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 4 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आ, ई, उ, ए, ओ, औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी, व्यापम 2021 का प्रश्न। तो अगर आप, ठीक है, इनको देखेंगे तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी दीर्घ हैं। ये सभी क्या हैं? दीर्घ हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या? जिसके उच्चारण में, ठीक है, ज़्यादा समय लगता है, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उन स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या दोस्तों 7 है। तो यहाँ पर देखिए, आद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक जो है आपका ए, इस प्रकार से कितनी है? 7 है। ठीक है, तो इसी दीर्घ स्वर का नाम और क्या है? गुरु स्वर भी कहते हैं, एक और याद रखिएगा, या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या संधि स्वर भी कहते हैं। देखिए, हिंदी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्तमान जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सभी दोस्तों कुट, कथन, तर्क, सही जोड़ी, सत्य असत्य आदि पर आधारित प्रश्न, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न तो वही हैं, बस उसका जो लेवल है वो स्तर उसका बढ़ा दिया गया है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रखना है अपने आप को। ठीक है, तो इसे गुरु भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्लुत स्वर कहते हैं, व्यापम 2016 का प्रश्न। तो देखिए, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर अगर स्वर वर्ण के, ठीक है, क्लासिफिकेशन को देखें तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत।
जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उसे दीर्घ कहते हैं। और जिसमें दीर्घ स्वर से भी, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, या इसी को ही कहते हैं तिगुना समय लगता है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत कहते हैं। और इसमें जो वर्ण आते हैं, इसकी संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वर्ण ये संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। और ख़ासकर कौन सी क्रियाओं में? गाना गाने की क्रिया, या चिल्लाने की क्रिया, चिल्लाकर किसी को बुलाते हैं, या रोने की क्रिया, इन क्रियाओं में ही ये प्लुत वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो प्लुत वर्णों की संख्या कितनी है तो ये निर्धारित नहीं है। वहीं ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसकी संख्या 4 है, और दीर्घ स्वर की बात करें तो इसकी संख्या 7 है। तो इस प्रकार से इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, तिगुना समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक होते हैं, 3 मात्राओं के बराबर इसमें उच्चारण में समय लगता है। तो इस प्रकार से 15 का आंसर होगा सी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है? तो देखिए ह्रस्व स्वर, इसी को मूल स्वर कहते हैं, इसी को मौलिक स्वर कहते हैं। देखिए रेडियो में यही प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा मौलिक स्वर ठीक है करके, ठीक है। तो इसे मूल स्वर या मौलिक स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 4 आते हैं। पहला तो आता है अ, दूसरा आता है ई, तीसरा आता है उ, और चौथा आता है री, याद रखिएगा। यही जो 4 स्वर हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर होगा क्या? ए। ए जो है ये क्या है दोस्तों? ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, एक निर्देश दिया गया है, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। टेट 2021 का प्रश्न, देखिए टेट में आया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी भी जिसका रिजल्ट आया है आप देखे होंगे, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, रिजल्ट देखने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई, और शायद आप भी जानते होंगे, कि अब टेट पास करने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब परीक्षा का जो लेवल है, अब वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी जितनी बार भी टेट की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट पास करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी वर्ष रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व में, ठीक है, ह्रस्व स्वर में लगभग इससे 3 गुना समय लगता है, तब इसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? व्यापम 2016 का प्रश्न। देखिए तो जीभ की अवस्था के आधार पर, जीभ की अवस्था के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। जब जीभ का अगला हिस्सा उठता है या अगला भाग सक्रिय होता है तब उसे अग्र स्वर कहते हैं। जब जीभ का पश्च भाग या पिछला हिस्सा सक्रिय होता है तब उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है, पश्च स्वर कहते हैं। और जब जीभ का, ठीक है, जीभ का कोई भाग नहीं, जीभ एक समान अवस्था में होता है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य स्वर कहते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अ जो है, चूँकि अ जब आप उच्चारण करेंगे तो जीभ का कोई भाग नहीं उठेगा, जीभ एक समान स्थिति में होगा, तब वह क्या होगा दोस्तों? मध्य स्वर होगा। पश्च भाग कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर अब आपको याद रखना है, ये तीसरा नंबर से याद रखना है। तीसरा नंबर में हम पश्च को लिए हैं, तो जिन वर्णों की आकृति 3 के समान होंगी, 3 अंक के समान होंगी,
वो सभी किस में आएगा, पश्च में आएगा, अ को छोड़कर। देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा 3 के समान, एक तो आ का 3 के समान बनता है, और ऊ का 3 के समान बनता है, और बड़ा ऊ का 3 के समान बनता है, और ओ का जो है 3 के समान बनता है, और औ का जो है 3 के समान बनता है। बस आपको इसी को याद रखना है। तो जिन वर्णों की आकृति 3 अंक के समान बनेगी वो कहाँ आएंगे, सब पश्च में आएंगे। ठीक, अब अग्र में बस आपको बचा खुचा जो चीज़ है उसको रख देना है। तो क्या क्या बचा है, देखिए ई बचा है, और क्या बचा है, बड़ा ई बचा है, और क्या बचा है, री बचा है। ठीक, तो इस प्रकार से 5, ठीक है, 5 हो गया है ना, 3 2 5, 3 8 1 9। ठीक है, तो आ ई ऊ और बचा ए और ऐ, ये सब क्या है दोस्तों, अग्र है। तो पूछा क्या है, इनमें से कौन सा अग्र स्वर है, अब देख लीजिए कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, ये तो पश्च है, ये भी पश्च है, ये तो मध्य है। ठीक, ये पश्च है, अब बचा कौन सा, ई, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक, तो इसके आधार पर आप कभी भी आपको सोए अवस्था में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गलत करने के चांसेस कम होंगे। तो कुछ कुछ चीज़ों को दोस्तों, सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ों को ट्रिक से आप याद करें, कुछ चीज़ों को जोड़ कर याद करें, तो आपको वो आजीवन याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मौखिक स्वर है व्यापम 2018 का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर अगर बात करें, ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है निरानुनासिक, और दूसरा आता है अनुनासिक। निरानुनासिक को ही मौखिक कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके उच्चारण के समय हवा जो है सिर्फ, ठीक है, हवा जो है सिर्फ मुख से बाहर निकलती है, नाक का जो द्वार है वो बंद हो जाता है। और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है। तो देखिए अनुनासिक का जो चिन्ह है अर्धचंद्राकार बिंदु, इस मात्रा से संबंधित जितने भी वर्ण आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अनुनासिक के अंतर्गत। और जिसमें यह मात्रा नहीं होगी वो किस में आएगी, निरानुनासिक में। देखिए मौखिक स्वर है, हालांकि यहाँ पर ये प्रश्न तो विवादित है। यहाँ पर प्रश्न होना था मौखिक स्वर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये मौखिक स्वर है, ये मौखिक है, ये मौखिक है, कौन सा नहीं है, ये मात्रा वाली। ठीक है, आपको बताया ये मात्रा वाली क्या होगी, आपका निरानुनासिक या मौखिक होगी। तो इस प्रकार से आंसर होगा डी। ठीक, मेरे हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, व्यापम 2019 का प्रश्न। तो देखिए हमारे जो ओंठ है उसकी आकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृत्तमुखी, और दूसरा है अवृत्तमुखी। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त के समान गोल हो जाएंगे, ठीक, उसे कहेंगे वृत्तमुखी। और जिसमें गोल नहीं होंगे वो क्या होंगे, आपका अवृत्तमुखी। तो गोल किस में होंगे दोस्तों, जैसे ऊ है, जैसे बड़ा ऊ है, जैसे ओ है, जैसे अ है, और एक आगत वर्ण, इस प्रकार का जो मात्रा है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्तमुखी। तो इस प्रकार से आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये 20 प्रश्न, ठीक है, वर्ण और वर्णमाला, भाषा का उद्भव और विकास, इससे संबंधित ये 20 प्रश्न थे। इसी टॉपिक से संबंधित और मैं 20 प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है। साथ ही साथ इससे संबंधित जो प्रश्न है वो संधि से भी जुड़े हुए हैं। संधि पूरी तरीके से वर्णों पर ही आधारित है, तो जब तक आपको वर्ण समझ नहीं आएगा तब तक आप संधि नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, आप इसको एक बार देखिए
और इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है दोस्तों, सिर्फ एक यही प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न में लगभग 2 से 3-4 प्रश्न मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ 20 प्रश्न नहीं है, इस 20 प्रश्न के अंतर्गत लगभग 50 प्रश्न आपके आ रहे हैं, मान के चलिए, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पर करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ठीक है याद भी होगा, आपको समझ भी आएगा और आगामी एग्ज़ाम में ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।